आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं द रेड माइक पाठशाला। क्योंकि आज मास्टर साहब खुद हमारे दफ्तर में हैं तो मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बजट पर। कल यानी 1 फरवरी को पार्लियामेंट में बजट पेश किया जाएगा। निर्मला सीतारमण पर सबकी नजरें लगी हुई हैं, लेकिन हम लोग आज बात करने वाले हैं मिडिल क्लास की। क्योंकि मिडिल क्लास ना मुफ्त राशन लेता है, ना ही उसे मुफ्त इलाज मिलता है, ईमानदारी से टैक्स भरता है, ट्रैफिक में फंसता है, अस्पतालों में मेडिक्लेम के लिए बड़े बड़े लंबे लंबे मेल करता है। तो राष्ट्र निर्माण असल में कर तो मिडिल क्लास रहा है, जीएसटी भी देता है हर सामान में, लेकिन अंत में मिडिल क्लास को मिलता क्या है, ये एक बहुत अहम सवाल है। पेट्रोल डीजल की कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई हैं। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इस बजट में क्या हो सकता है मिडिल क्लास के लिए, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें गौर करना चाहिए और हमारे देश की सरकार को भी सोचना चाहिए कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है उसी हिसाब से हमारा इनकम टैक्स भी डिसाइड होना चाहिए। पिछली बार केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी मिडिल क्लास के लिए कि 12 लाख तक इनकम टैक्स शून्य कर दिया, लेकिन क्या वो महंगाई के अनुपात में है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। महंगाई ज़्यादा है, टैक्स छूट कम है, तो क्या ये तो फिर बहुत अनइक्वल हो गया। उसी पे ही बात करेंगे बत्रा साहब से। बत्रा साहब, शुक्रिया, आप हमारे दफ्तर आए हैं, मतलब अपने ही दफ्तर आए हैं। जी बिल्कुल, मैं वही कहने वाला था। हाँ, ये हमारा मतलब हमारा हाँ, हमारा मतलब वो ये कान मतलब हमारे अवध वाला ये हमारा है। जी जी, अवध वाला हमारा है। तो बद्र साहब ये बताइए कि पिछले साल तो राहत मिली मिडिल क्लास को, 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया, उसके अलावा कोई राहत तो मिली नहीं। वो इनकम टैक्स पे एक राहत थी। पहली बात तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कल निर्मला सीतारमण क्या लाएंगी मिडिल क्लास के लिए, या क्या बेहतर हो सकता है। उसके बाद फिर हम लोग टैक्स पर जो हम लोग सवाल उठाए बुनियादी वो बात करेंगे। कल क्या होगा इस पर मैं आज स्पेकुलेट नहीं करूंगा। इनकम टैक्स पर लास्ट ईयर जैसा कि आपने कहा बहुत एक कहते हैं बम्पर रिफॉर्म टाइप था, क्योंकि बहुत साल बाद स्लैब्स रिवाइज हुए थे। बीच में एक ओल्ड रेजीम न्यू रेजीम का आया था, फिर न्यू रेजीम थोड़ा अमेंड हुआ था। बट जो पिछले साल दिल्ली चुनाव से जस्ट पहले पूरा का स्ट्रक्चर बदल दिया गया। और इनफैक्ट हमने एक कंपैरिजन भी दिखाया है एक स्लाइड में कि कैसे पुराना स्लैब और नए स्लैब में फ़र्क है। जैसे कि पिछले अगर आप देखें पुराना जो स्लैब था उसमें आपका टैक्स की लायबिलिटी 3 लाख से 7 लाख पे शुरू हो जाती थी, 5%। अब जो नया स्लैब आया उसमें 4 लाख पे शुरू होती है लायबिलिटी, 4 लाख से 8 लाख, 5%। तो अगर आप देखेंगे इस स्लाइड में प्रोग्रेसिवली आपको दिखेगा कि वो सब स्लैब बढ़ा दिए गए जहाँ पे टैक्स लग रहा है, तो इफेक्टिवली आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई। लेकिन जो आपने सवाल उठाया और जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, मुझे लगता है एक बहुत ही पॉलिसी ड्रिवन सवाल है। मैं फिर वही कहूँगा, हम लोग राजनीति में इतना फंस जाते हैं कि नीति की बात कम करते हैं। तो आज नीति की बात करेंगे कि ये जो वन ऑफ 3-4 साल में या 5 साल में स्लैब रिवाइज होते हैं, हम खुश हो जाते हैं, क्या ये सबसे एफिशिएंट तरीका है, या जैसा कि आपने जिक्र किया महंगाई दरों के हिसाब से हर साल टैक्स का स्लैब जो है वो बदलना चाहिए। और ये कोई बहुत अनोखा आइडिया नहीं है, दुनिया भर में काफी सारे विकसित देश इसी सिस्टम को फॉलो करें। तो आज चर्चा इस पर होगी। मतलब महंगाई बढ़े तो टैक्स में छूट भी बढ़े, टैक्स का स्लैब बड़ा हो। एग्जैक्ट बड़ा हो, मतलब जैसे कि 12 अभी तक 12 लाख की छूट है, महंगाई बढ़े तो 13 लाख तक छूट हो जाए। करेक्ट। और उसका हम एक उदाहरण देंगे कि उसका उसके पीछे का इकोनॉमिक रीजन क्या है कि ऐसा क्यों होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। तो मान लीजिए सौरभ, मैं इसको एक उदाहरण के साथ पेश करना चाहूँगा कि मान लीजिए हम 2 सालों की बात करते हैं और इन दोनों ही सालों में टैक्स स्लैब सेम है। मान के चलते हैं, सब हाइपोथेटिकली मैंने बनाया है कि पहले 1000 रुपये पे आपको 10% टैक्स देना है, 1000 से 5000 पे आपको 20% टैक्स देना है, और 5000 से 10000 पे आपको 30% टैक्स देना है। मान के चलिए हाइपोथेटिकल है। मान लीजिए कि पहले वर्ष में आपकी इनकम थी 5000 और दूसरे वर्ष में आपकी इनकम हो गई 7500, मतलब 50% का इजाफा हो गया। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जो आइटम आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका दाम भी बढ़ा है। तो अब मान के चलते हैं कि आप चावल कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो चावल जो था वो 10 का 15 रुपए हो गया। कहने का मतलब है आपकी इनकम भी 50% बढ़ी, चावल का दाम भी 50% बढ़ गया, लेकिन टैक्स स्लैब वही रहा।
तो अगर आप कैलकुलेशन बनाएंगे सौरभ, पहले साल में आपकी टैक्स लायबिलिटी इस टैक्स स्लैब के हिसाब से बनती 900 रुपए। ठीक है। आपकी जो घर पे आने वाली इनकम बनती 4100, मतलब 5000 में से 900 हमने काट दिया तो 4100 बनी। और पहले साल में चावल का दाम कितना था? 10 रुपए। 10 रुपए। तो 4100 इनकम और 10 रुपए किलो चावल, कितने किलो चावल आप खरीद सकते हैं? 410 किलो। 410 किलो, हाँ। ठीक है। दूसरे वर्ष में कहने को तो इनकम भी 50% बढ़ी और चावल का दाम भी 50% बढ़ा, तो वो 410 ही रहना चाहिए, लेकिन वो 410 नहीं रहेगा। कारण क्योंकि आपका इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो नहीं बदला। तो अब आपका टैक्स लायबिलिटी दूसरे वर्ष में, क्योंकि अब आप तीसरे ब्रैकेट में आ गए हैं। पहले वर्ष में क्योंकि आपकी इनकम केवल 5000 थी, आप 10% और 20% के ब्रैकेट में आ रहे थे। अब क्योंकि आपकी इनकम 7500 हो गई है, आप 10% में भी आ रहे हैं, 20 में भी आ रहे हैं, और आपका हाईएस्ट स्लैब 30% पहुंच गया। मतलब आपका टैक्स बन गया 1650 रुपए और आपकी टेक होम सैलरी बन गई 5850, और इसमें आप केवल 390 किलो चावल खरीद सकते हैं, मतलब 20 किलो कम। इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। तो सुनने में लगता है कि यार मेरी इनकम 50% बढ़ी और दाम भी 50% बढ़ गए, तो जितना मेरी खरीद होनी चाहिए वो सेम ही होनी चाहिए, पर वो सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि टैक्स जो है, टैक्स का स्लैब एडजस्ट नहीं हुआ। तो टैक्स का स्लैब, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स भी हम ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि अब तीसरे स्लैब में आ गए। बिल्कुल। अब इसका एक काउंटर उदाहरण, मान लीजिए कि सरकार ने दूसरे साल में टैक्स के स्लैब को भी 50% बढ़ा दिया होता। मतलब जो नया स्लैब है, पुराना स्लैब था हमारा 10% 0 से 1000, इसको कर देंगे 10% 0 से 1500। पुराना स्लैब है 20% 1000 से 5000, नया स्लैब कर देंगे 20% 1500 से 7500। मतलब हर फिगर में 50% का हम इजाफा कर रहे हैं। और जो आखिरी स्लैब 30% था 5000 10000, उसको हम कर देंगे 30% फॉर 7500 से 15000। जितने भी फिगर हैं स्लैब वाले, उनको हम 50% से इंक्रीज कर दें। और जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपकी नई टैक्स लायबिलिटी 1650 नहीं 1350 बनेगी। आपका टेक होम बनेगा 6150, और उस 6150 से 15 रुपए चावल किलो जो हिसाब है, आप फिर से 410 किलो चावल खरीद पाएंगे। तो मतलब जो अगर सरकार सही में हर साल उतने ही दर से टैक्स स्लैब बढ़ाए जितने दर से इनकम और महंगाई बढ़ रही है, तो आपकी जो परचेजिंग पावर है, जो कि हमने स्लाइड में दिखाई है, वो सेम रहेगी। 410 किलो साल 1 में, 410 किलो साल 2 में। ठीक है, लेकिन हमारे देश में हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है, और हमें ऐसा लग भी नहीं रहा है कि इसकी होने की उम्मीद भी है। लेकिन बत्रा साहब, ये बताइए कि कौन से देशों में ऐसा हो रहा है? जी, बहुत से विकसित देश हैं सौरभ। जैसे मैं अब अगली स्लाइड पे हमने अमेरिका का उदाहरण दिया। अगर हम यूएस का देखें सौरभ, 2024 और 25 के मैंने टैक्स स्लैब दिखाए। तो 2024 में 10% टैक्स में आता था कोई भी ऐसा व्यक्ति जो $23,200 तक कमा रहे। 2025 में ये रिवाइज होके हो गया 23,850। मतलब अगर आप 23,200 पे थे पहले साल में और आप टैक्स दे रहे थे, दूसरे साल में आपको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि उन्होंने उसको महंगाई से एडजस्ट कर दिया। ये पूरा जो लिस्ट हम दिखा रहे हैं प्रेजेंटेशन में, आप देखिए हर स्लैब में बॉटम से लेकर टॉप स्लैब तक एक बढ़ोतरी हुई है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन बोलते हैं इसको। ये रही अमेरिका। अब उसकी अगली स्लाइड में हमने यूरोप का एक मैप दिखाया है। ठीक है। इस यूरोप के मैप में आप देखिए कि लगभग सभी देश, कुछ को छोड़ के कुछ ऐसे भी देश है वो जो नहीं करते, वो भी इंडिया वाला सिस्टम फॉलो करते हैं कि कुछ सालों में स्लैब रिवाइज करते हैं, बीच बीच में वो रिबेट्स बदलते रहते हैं। तो देखिए एक तरीका ये है कि स्लैब ना बदलो, रिबेट बढ़ा दो। तो ये भारत में हो रहा था, डिडक्शंस बढ़ा दो, रिबेट बढ़ा दो। लेकिन स्लैब को बढ़ाना एक बहुत एफिशिएंट तरीका है। तो अगर आप इस यूरोप के मैप को देखेंगे तो मेजॉरिटी कंट्रीज जो हम देख रहे हैं विकसित, चाहे वो फ्रांस हो गया, चाहे वो नेदरलैंड्स हो गया, चाहे वो नॉर्वे हो गया, चाहे स्वीडन हो गया, चाहे फिनलैंड हो गया, ये सारे के सारे ईयरली करते हैं इसको। हर साल करते। स्पेन, ब्रिटेन, पोर्चुगल ये नहीं करते। ये 2022 का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ ऐसे भी देश हैं जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट हर 2 साल में करते हैं, जैसे कि जर्मनी। ये 2022 के हिसाब से होता नियम बदल गए हों, लेकिन मोटा मोटी जितने भी विकसित देश हैं उनमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इसको हर साल कुछ ना कुछ करते हैं। विकसित देश जो है, अब जर्मनी की पॉपुलेशन, फ्रांस की पॉपुलेशन इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। जी। मतलब हम 150 करोड़
देशवासी हैं और अभी कास्ट सेंसस होगी, अभी सेंसस होगी, माफ कीजिएगा, तो शायद ये आंकड़ा और बढ़ ही जाए। तो इतने बड़े देश में ये करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा कि चुनौतियां हैं, क्यों नहीं करते हम भारत में। देखिए, मैं पहला ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसके बारे में बात कर रहा है ना, ये पहला ऐसा शो होगा। बहुत कम शो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते होंगे जिन पे ये बात, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। मतलब सर, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक स्टडी की थी bankbazaar.com ने। ठीक है। उन्होंने बताया कि अगर हम इन्फ्लेशन को देखें, महंगाई को देखें, असल में टैक्स रेट 58% है आपकी इनकम पे। ये कैलकुलेशन उन्होंने करी, मतलब हम 58% टैक्स दे रहे हैं एक कैलकुलेशन के हिसाब से, एक कैलकुलेशन के हिसाब महंगाई के से, हिसाब से, बिल्कुल। एक सर्वे के तो अनुसार। फिर भी क्यों नहीं बदलाव होता। अब आपने बहुत अच्छा जिक्र किया जर्मनी और फ्रांस का। ना केवल उसमें पॉपुलेशन का डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कितना सेक्टर वहां फॉर्मल है और कितना इंडिया में फॉर्मल है, और कितना टैक्स पेइंग पॉपुलेशन है वहां इनकम का और कितना हमारे यहाँ है। हमारे देश में इनकम टैक्स 10% से भी कम लोग देते हैं। बिल्कुल। तो पहला तो डिफरेंस यही हो गया। ये जो हम जीएसटी की बात करते हैं, हम एक अलग शो इस पर करेंगे, आप अगर आपकी अनुमति हो तो, कि कैसे जीएसटी जैसे टैक्सेस एक्चुअली, इसको हम इकोनॉमिक्स से कहते हैं रिग्रेसिव होते हैं। कि आप बहुत गरीब हैं, दलित परिवार से हैं, तब भी आप चावल पर 5 रुपए टैक्स दे रहे हैं, एक उदाहरण, और मैं बहुत अमीर हूं, मैं तब भी चावल पर 5 रुपए टैक्स। ये एक्चुअली जीएसटी जैसा टैक्स जो होता है, कंजम्पशन टैक्स, ये रिग्रेसिव माना जाता है। प्रोग्रेसिव टैक्स जो इनकम टैक्स है, वो ये होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपका स्लैब बढ़ता जाता है, टैक्स ज्यादा देना तो पड़ता है। टेक्निकली एफिशिएंसी वाइज ये बेहतर हो, लेकिन इसमें हमारा नेट बहुत छोटा है। 10% से कम लोग हमारे देश में इनकम टैक्स भरते हैं। तो अब मान लीजिए कि अगर आप हर साल इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन करके बढ़ाते रहेंगे स्लैब, तो और लोग टैक्स नेट से निकलते जाएंगे, क्योंकि वो सारे तो बिलो आपका जो लोएस्ट स्लैब है उसके नीचे आते जाएंगे, क्योंकि सैलरी इतनी नहीं बढ़ रही है लेकिन दाम बढ़ रहे हैं। तो पहला तो कारण ये हो गया कि सरकार को शायद डर लगता है कि भाई जितने दे रहे हैं वो भी टैक्स से बाहर निकल जाएंगे, तो हमारी आमदनी कैसे होगी। पहला तो ये सवाल। दूसरा, ये टेक्निकल है सौरभ। अभी हमने महंगाई दर की बात की, तो हमने केवल चावल का उदाहरण लिया कि मैंने आपको बताया कि 50% आपकी इनकम बढ़ गई, 50% चावल का दाम बढ़ गया। तो ये, इसमें हम अजम्पशन ये कर रहे थे कि आप अपनी आमदनी से केवल चावल खरीदते हैं, लेकिन ये बात तो सच नहीं है। आप अपनी आमदनी से कंजम्पशन का एक बास्केट है आपका, उसमें टमाटर भी है, उसमें चावल भी है, उसमें चीनी भी है, मोबाइल का डेटा भी है, कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, गाड़ी का पेट्रोल भी है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बास्केट जो है कंजम्पशन की, इसके आधार पे आप महंगाई कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये बास्केट कैसे फिक्स हो। हालांकि जो हम इन्फ्लेशन का डेटा देखते हैं उसके लिए बास्केट फिक्स की गई है और वो अब जाके 15 साल बाद अपडेट हो रही है। लेकिन अगर आपको टैक्स पेयर के लिए बास्केट देखनी है तो आप कौन सी बास्केट देखेंगे? आप रूरल बास्केट देखेंगे या अर्बन बास्केट देखेंगे? अगर अर्बन में भी देख रहे हैं तो क्या अर्बन पुअर की बास्केट देखेंगे, अर्बन की मिडिल क्लास की बास्केट देखेंगे? ये कॉम्प्लिकेशन है। और आखिरी कॉम्प्लिकेशन जो आपने जिक्र किया कि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, हर साल जब ये बदलाव होंगे तो कंप्लायंस मतलब इस रूल को जो फॉलो करने की कॉस्ट है कंपनीज के एंड पर या सरकार के एंड पर, क्या हमारा सिस्टम उसके लिए तैयार है? तो ऐसे कई कारण हैं, कुछ पॉलिटिकल, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और कुछ टेक्निकल, जिसकी वजह से शायद ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप एक प्योरली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जो शायद कई विकसित देश कर पाए हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है, साइज बहुत डिफरेंट है, तो आइडियली यही होना चाहिए कि आपका जो टैक्स स्लैब है वो हर साल आपकी जो महंगाई की दरें हैं उसके हिसाब से बदलना चाहिए। लेकिन महंगाई की दरों में भी भाई जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं बिल्कुल उनके लिए महंगाई और सौरभ, लेकिन वो तो टैक्स दे भी नहीं रहे क्योंकि देख खेती पे टैक्स नहीं है। बिल्कुल। और मेजॉरिटी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो भाई बहन हैं वो खेती पर डिपेंड करते हैं, और जो लोग खेती पर नहीं है वो मोस्टली या तो शहर आ जाते हैं या उनका जो इनकम है वो वैसे भी मुझे लगता है टैक्स के नेट से बाहर होगा। तो ये प्राइमरीली एक अर्बन फिनोमिनन है। और उस अर्बन फिनोमिनन को, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि हम आज जो ये शो कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली कहीं ना कहीं अर्बन मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं। अर्बन मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं। तो बत्रा साहब ने बहुत अच्छे से बारीकी समझाया कि कैसे महंगाई बढ़ने के साथ साथ हमारा टैक्स का जो स्लैब है वो भी डिसाइड होना चाहिए। और उन्होंने बताया कि जीएसटी कितना रिग्रेसिव है कि मतलब मान लीजिए कि मेरी हैसियत, मान लीजिए हम महीने में 15 लाख कमाते हैं, बत्रा साहब महीने में 50 लाख कमाते हैं। बाप रे। एक बात कह रहे हैं, तो बत्रा साहब खरीदने गए मान लीजिए स्टोर में दही, हाँ,
दही पे बत्रा साहब भी दे रहे हैं 3% टैक्स, Yes. हम भी दे रहे हैं 3% टैक्स, तो हम Yes. 15 लाख में दे रहे हैं, 50 लाख में दे रहे हैं। बस इसीलिए सौरभ क्या होता है, आप देखिएगा कि जीएसटी से टैक्सेस में नेसेसिटीज जैसे कि दही, चावल, कम इन है। पर कम टैक्स लगता कम है। टैक्स है। कोशिश होती है कि 0% ही लगे, लेकिन कम टैक्स। जैसे जैसे आप लग्जरी गुड्स की तरफ जाते हैं, टैक्स ज्यादा बढ़ता स्पोर्ट्स कार हो गई या ऐसी चीजें जो लगता है कि सिर्फ 50 लाख वाला है। व्यक्ति आदमी शौक में ले रहा है, मतलब बस, उसका शौक तो है कि उसमें मैं- भी एक प्रोग्रेसिव नेचर है, लेकिन फिर भी वो इतना प्रोग्रेसिव नहीं जितना इनकम टैक्स होता है। नहीं, बेसिक चीजों पे तो उतना ही दे रहे हैं जितना कि हाँ एग्जैक्टली वो होना चाहिए कि उस पर कोई टैक्स ना हो, लेकिन वो भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके शायद वो पूरा नहीं हो पाता। बट जीएसटी का भी स्ट्रक्चर बनाया तो वैसा ही गया है, लेकिन वो इनकम टैक्स जितना प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। नहीं है। बहुत मजेदार, बहुत दिलचस्प रही बातचीत। और कल बजट है और हम लोग बजट में साथ रहेंगे, बत्रा साहब भी रहेंगे और भी बढ़िया लोग होंगे जो टैक्स से लेकर के हर चीज पर हम लोग आपको बताएंगे कि क्या मिल रहा है हमें, किसान को, एमएसएमई सेक्टर को, क्योंकि सबकी उम्मीदें हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से बाजार खराब हो रहा है, नौकरियां जा रही हैं। अब तक वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर वालों को मार नहीं पड़ी थी, अब जमकर मार पड़ रही है। अमेजॉन से लेके HCL से लेकर के बड़ी आईटी कंपनीज धड़ाधड़ लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं, तो वो भी एक अहम बात है। तो कल बजट पर सबकी नजरें रहेंगी। संडे का दिन है, ज़्यादा लोग घरों पे रहेंगे, तो द रेड माइक देखना मत भूलिए। हम लोग सटीक और आराम से आपकी भाषा में बिल्कुल मुतमईन होके सुनिएगा। हम जो समझ में आएगा उसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बत्रा साहब तो प्रोफेसर हैं, उनका तो काम यही है। तो पाठशाला है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।